रज़ा रूमी साहब, मुख्तलिफ कौमियतों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का वफाक है, चारों सूबों में आबादी का एक तनव्वु है, वफाकी तवाज़ुन भी वो बना रहा है। जब हम नए सूबों की बात कर रहे हैं, जो कि यकीनन एक ज़रूरत है कि अच्छी गवर्नेंस हो और लोगों तक डिलीवर हो जो उनके हकूक़ हैं, ये जो सूबे बनाना या इसकी बहस जिसका आगाज़ कई बार हुआ है, ये आपके ख्याल में वफाक को मज़ीद मजबूत करेगा या सियासी लसानी तौर पर मज़ीद तकसीम को जन्म देगा? आयशा, ये बहुत अच्छा सवाल है और मुझे ये लगता है कि ये जो अभी बहस हो रही है उसमें इस चीज़ का जायज़ा नहीं लिया गया कि जिस तरह का रिएक्शन सूबा सिंध से आ रहा है और मज़ीद आने की तवक्को है, तो वो तो बिल्कुल भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और उसकी वजह ये है कि आपने देखा है कि बलूचिस्तान में पहले ही शोरिश है और अलहदगी पसंद तहरीक है, और उसके बाद अगर सूबा सिंध में भी इस तरह की कोई तहरीक चलेगी तो वो तो फेडरेशन के लिए बहुत नुकसानदेह काम हो जाएगा। और फर्ज कीजिए पंजाब भी इसमें कूद पड़े तो फिर तो और भी मसला होगा आयशा। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की तारीख में तीन जो है फैक्टर्स या थीम्स कहिए वो मुतवातिर रही हैं अव्वल रोज से। पहली जो है वो रही है कि एक नेशनलिज्म जिसे कहा जाता है, कौमियत का एक तस्वुर जो है एक नए मुल्क का, पाकिस्तान का, उसके साथ साथ जो सब नेशनलिज्म्स हैं, मसलन के पहले वह हमारा जब मुत्तहिदा पाकिस्तान था तो बंगाल का मामला होता था, बंगाली नेशनलिज्म जो है वो उसकी बात होती थी। फिर बाद में जब वन यूनिट टूटा तो और ये जो चार सूबे भी बने हैं इनकी अपनी अपनी एथनिक आइडेंटिटी है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, और वो मुस्तकिल एक कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन में रहे हैं। और उसकी वजह यह कि हमने ये तरीका नहीं ढूंढा कि किस तरह से हम सारी आइडेंटिटीज या शनाख्त जो है उसको इकट्ठा लेके चले कि कौमी शनाख्त भी हो, सूबाई शनाख्त भी हो और एथनिक शनाख्त भी हो। वही मसला दरपेश रहा है। और दूसरी जो थीम रही है वो मरकज और सूबों के दरमियान जो रिश्ता रहा है। ये 18वीं तरमीम एक बहुत बड़ी माइलस्टोन था, क्योंकि ये एक दहाइयों पर मुश्तमिल एक सियासी जिद्दोजहद थी जिसके तहत सूबों को मजीद इख्तियारात दिए गए। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो कहा जा रहा है कि जी सूबे जो हैं, जो सूबे मौजूदा हैं उनको तकसीम करके इंतजामी एफिशिएंसी के लिए मजीद यूनिट बनाए जाएं। आपने ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं 22 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, कुछ शायद उससे कम की बात कर रहे हैं। अभी जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें तो कम ही दिखाई दे रहे थे कि 8-10 बनेंगे सूबे। तो एक तो ये भी प्रपोजल भी क्लियर नहीं है, अभी तो सिर्फ एक जैसे कहना चाहिए एक फीलर दिया गया है। अब ये नहीं मालूम कि क्या इसमें होगा। देखिए पंजाब तो राजी हो जाएगा। इस वक्त जो पंजाब को पार्टी रूल कर रही है वो हाइब्रिड निज़ाम की हरावल दस्ते में सबसे आगे है, वो तो इनकार नहीं करेंगे। और यकीनन जुनूबी पंजाब पर पहले सारी पार्टियों का इत्तेफाक भी रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सिंध में ही आ रहा है। 18वीं तरमीम की जो ब्लॉकेज है वो वहीं पे आ रही है, और ये वो करने से ना सिर्फ पीपीपी की सियासत जो है वो तो मुतासिर होगी सो होगी, लेकिन अलहदगी पसंद जो कुव्वतें हैं, सिंधी नेशनलिस्ट जिनका एक बड़ा पुराना एक मुतालबा रहा है सिंध के हवाले से, वो आगे बढ़कर गालिब आ जाएंगे सियासत में। ये फेडरेशन के लिए एक अलार्म होना चाहिए। इससे बेहतर ये है कि जो इंतजामी यूनिट्स जिनके लिए अगर सर्विस डिलीवरी के लिए आप काम कर रहे हैं तो फिर आप जो मकामी हुकूमतें उनकी तरफ क्यों नहीं जाते। जनरल मुशर्रफ का 2001 का जो प्लान था वो सारा कुछ मौजूद है, उसका ऑर्डिनेंस भी मौजूद है, उसके तहत बहुत काम हुआ है। आप वहां से आगाज कीजिए और फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े। और फाइनल पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि एफिशिएंसी की बात हो रही है आयशा, तो ये तो एक बहुत ज्यादा पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ होगा। अगर 22 सूबे हैं तो फिर 22 चीफ मिनिस्टर होंगे, 22 चीफ जस्टिस होंगे, 22 चीफ सेक्रेटरी होंगे और 22 गवर्नर होंगे। तो बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट है रज़ा रूमी साहब। एतराज ये ना होगा कि ये इतने सारे होंगे, ये किस काबिल होंगे, सवाल तो ये बनेगा कहीं ना कहीं। आमिर अहमद खान साहब, यहाँ पर दो बातें सामने पहुंची कि 18वीं तरमीम जो कि बड़ी जिसे कहा जाए पूरे मुल्क की उसमें इंटेलिजेंसिया या आम आदमी हर बंदे ने अपना इनपुट दिया और एक बात हमारे सामने आई मगर इख्तियार डिवॉल्व ना हुआ। ज़रूरत है कि साइज़ बहुत बड़ा है और हमें मज़ीद इंतज़ामी यूनिट्स चाहिए। सवाल आपसे ये, क्या साइज़
वाकई इतनी बड़ी लॉजिक है या कॉज बनती है कि सूबों की तकसीम की तरफ जाया जाए? मगर साइड बाय ये रख के जवाब दीजिएगा जब मैं ये पूछ रही हूँ कि निज़ाम में क्या इतने काबिल लोग मौजूद हैं कि 18वीं तरमीम जो बात आम बंदे पर उसके घर तक डिलीवर ना कर सकी, तो ऐसी सलाहियत वाली इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान मौजूद हैं कि इसके बाद लोगों तक उनका इख्तियार या हक पहुंचा पाएंगे? बेहतरीन सवाल आयशा, मज़ा आ गया मुझे आपका सवाल सुन के, और खौफ मेरे दिल में ये पैदा हुआ है कि शायद मेरे जवाब का लोगों को इतना मज़ा ना आए जितना मुझे आप सवाल सुन के आया है, क्योंकि इसका जवाब बहुत सीधा सादा है। देखें, आपका सवाल एक जो बुनियादी सवाल जिसके बेसिस के ऊपर आपने ये मज़ीद सवाल खड़े किए हैं, वो ये था क्या ये मुमकिन है या नहीं है। मुमकिन तो आयशा कुछ भी है ना पाकिस्तान के अंदर। देखिए 97 में जब PMLN की हुकूमत बनी थी तो किसका ख्याल था कि वो अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सकेगी? 2/3 मेजॉरिटी लेकर सारे पाकिस्तान ने उसको वोट दिया था, वो नहीं पूरी कर सकी ना, मार्शल लॉ लग गया। मुमकिन तो कुछ भी है, राइट। प्रॉब्लम ये होती है कि इसी तरह से आप अगर जनरल मुशर्रफ का दौर देखें तो वो अपने इक़्तिदार में आने के बाद 7-8 साल तक लगता था कि ये पता नहीं जाएंगे भी या नहीं। जैसे ज़ियाउल हक के बारे में लगता था, जाना पड़ा ना उनको, जनरल ज़िया को भी जाना पड़ा और जनरल मुशर्रफ को भी जाना पड़ा। तो अगर फैसला हो जाए कुछ करने का तो मुमकिन तो सब कुछ है। द कोर क्वेश्चन इज़ कि उसके नताइज क्या होते हैं। 1 यूनिट का नतीजा हम सब के सामने है। गैर जमाती बुनियादों का नतीजा, गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने का नतीजा हम सब के सामने आज तक बल्कि हम उसको भुगत रहे हैं। आपने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा मकामी हुकूमतें बनाने की, लोकल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की है, क्या नतीजा निकला? आज भी इस मुल्क के अंदर हर तरह की हुकूमत आ चुकी है, लेकिन मकामी हुकूमतें जो हैं वो नहीं आती हैं। तो हर काम करने के ना कॉन्सिक्वेंसेस पे गौर करने की ज़रूरत है, और कॉन्सिक्वेंसेस पे जब आप गौर करते हैं तो फिर ये आपने अभी जो सवाल किया है ये बहुत ही अहम हो जाता है। क्योंकि हमने पाकिस्तान के अंदर ये देखा है कि जिसको हम अशराफिया कहते हैं ना, जो इक़्तिदार में आती जाती रहती है, वो इक़्तिदार में आती है तो हम बात करते हैं कि वो बड़ा पैसा कमाती है। वो सिर्फ पैसे ही नहीं कमाती है आशा, वो पूरा एक करप्शन का और अकरबा परवरी का, नेपोटिज्म का एक नेटवर्क और एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, जो कि उसको जब वो इक़्तिदार से निकल जाती है तब भी उसको वो सर्व करता रहता है। अब सवाल ये है कि उन लोगों की और उस अशराफिया की मौजूदगी में अगर आप 4 छोड़ 40 सूबे बना दें तो वही स्ट्रक्चर है ना जो डिवॉल्व करके फिर उन 40 सूबों तक फैल जाएगा। वही लोग हैं ना जिनको जो इसको चलाएंगे भी। सो मुझे नहीं ये समझ आया, मैं समझता हूँ कि ये बहस का आगाज ही गलत किया गया। ये जो साइज की आपने बात की ना, तो साइज इज नॉट द प्रॉब्लम जी। द प्रॉब्लम इज कि जो चीज इस निज़ाम की वो जो ब्लॉकेज है हुकूमती वसाइल, रियासती वसाइल और अवाम के बीच में जो एक डैम बनाया हुआ है बहुत बड़ा आपने, कि वो पहुंच ही नहीं सकते रियासती वसाइल अवाम तक, जब तक आप उसको नहीं तोड़ेंगे तो फिर आप नीचे जो मर्जी करते फिरें। ये एक बेमानी, मेरी नजर के अंदर बिल्कुल ये एक बेमानी बहस है, और अगर आपने कर भी लिया तो वो एक बेमानी कदम होगा। दुरुस्त हो गया। आपने डैम का जिक्र किया तो याद आ गया कि रियासत हालिया डैम बनाए, हम तो उनकी खराबियों को अकाउंटेबल नहीं करवा पाए। सबसे अहम सवाल बनता है, आप किसी भी तरह के इंतजामी यूनिट्स बनाएं, क्या हालिया जो ट्रेंड हमारी इंतजामिया बैठी है 60-70 साल की, हम तो अंग्रेज़ के निज़ाम से नहीं निकल सके, क्या वो आवाम को डिलीवर करने के लिए ट्रेंड और तैयार है? यहाँ से आगाज़ करें तो शायद हम किसी नतीजे पर पहुँच सके।